आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सीटेट ईवीएस का है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है। हमारा ऑप्शन दिया गया है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण और हाइड्रोफोबिक लवण। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा हाइग्रोस्कोपिक लवण। ये जो स्कोपिक लवण होता है, इसकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि जो इसके आसपास उपस्थित जल के जो अणु होते हैं उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसका अवशोषण कर लेता है। तो ये कौन सा लवण है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। तो आप लोगों ने एक्स सीटू कंजर्वेशन और इन सीटू कंजर्वेशन पहले पढ़ चुके होंगे, मतलब या कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। वही चीज़ यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, जिसे हम स्वस्थाने या अपस्थाने बोलते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या रख रखाव एवं प्रति प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। मतलब कि जो ऐसा पारितंत्र हो जो प्राकृतिक वातावरण, मतलब किसी भी जीव को जिस वातावरण में रखा जा रहा हो वो प्राकृतिक हो, उनके अनुकूल हो और उनके मतलब उनकी जो जनसंख्या उसमें वृद्धि के लिए उन्हें किसी ऐसे स्थान पर रखा जा रहा है प्राकृतिक आवास में, जो कि उनके लिए ही बनाया गया, जिससे जो उन्हीं का आवास हो वहीं पर उन्हें क्या किया जाए, सुरक्षा प्रदान की जाए। तो वो क्या कहलाता है, इन सीटू या एक्स सीटू, मतलब अपस्थाने संरक्षण या स्वस्थाने। तो अगर जीव को हम उन्हीं के आवास में सुरक्षित रख रहे हैं तो वो हमारा इन सीटू कहलाता है, मतलब स्वस्थाने संरक्षण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसमें हम बात करें कि जैसे जो जीव, मतलब जीवों का हम संरक्षण इस प्रकार करें कि उन्हें उनके आवास से हटाएं भी ना, और उनकी मतलब सुरक्षा भी की जाए और उनके जनसंख्या में वृद्धि भी की जाए। तो जैसे हमारा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो ये सब हमारा इन सीटू कंजर्वेशन में आता है। अगर हम लोग क्या करते कि उन्हें उनका जो प्राकृतिक आवास है वहाँ से हटाकर जैसे चिड़ियाघर में रख दिया जाए, मतलब जो भी जीव हो, तो वो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाएगा, मतलब अपस्थाने संरक्षण कहलाएगा। ठीक, आशा करते समझ में आया होगा आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है कैनेप्स रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले और फ्लैटवैक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑलिव रिडले। ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीपों के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के जो प्रमुख समुद्री कच्छप में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, तो ऑलिव रिडले की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है। विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से एक कौन सा कारक है। तो वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधे से निकली गैस, और भट्टियों से निकली गैस, गर्म हवा, रसोई गैस। तो जो रसोई गैस है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं कि जो विश्व स्तर पर मतलब उष्मायन कर सके, मतलब गर्मी जो बढ़ रही है। तो विश्व उष्मायन जैसे ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बोलते हैं वही।
तो आप केवल रसोई घर से अगर देखा जाए कि रसोई गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो ये तो नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता जितना जैसे गाड़ियों से हो गया और अदर चीज़ों से होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, वाहनों से निकली गैस। अब जो हमारा पेड़ पौधे से गैस निकलती, तो दिन में तो ऑक्सीजन देते हैं हमें पेड़ पौधे, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते, तो वो भी उनका बैलेंस हो जाता है, उतना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। भट्टियों से निकली गर्म हवा तो इतना ज़्यादा नहीं निकलती भट्टियों से, क्योंकि हर जगह नहीं होती भट्टियाँ कि हाँ एकदम जहाँ देखिए भट्टी भट्टी नज़र आ रही है, ऐसा नहीं। हाँ होता है इनसे वो, लेकिन जितना इसमें सबसे ज़्यादा किनसे होता है ये पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत है। इन सबसे भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिटुमिन, बॉक्साइड, मेटालाइड, अयस्क। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अयस्क। ठीक, ये क्या है, धातुमय प्रस्तर अयस्क को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इससे क्या है, अयस्क से हम धातु भी प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? तो पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, और उत्सर्जन किसका करते हैं? तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भूकंप मापा जाता है, भूकंप किससे मापा जाता है? बोफोर्ट पैमाने में, न्यूटन में, डेसिबल में, रिएक्टर पैमाने में। तो जो डेसिबल है ये तो हमारा ध्वनि, इससे हम ध्वनि मापते हैं, और जो हमारा रिएक्टर स्केल है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, भूकंप मापते हैं। आशा करती हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा, आम्ल वर्षा, पहला ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महासागरों में जो जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है, मुख्य कारण उसका क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ की जो वहाँ जो हमेशा बर्फ़ जमी होती है ये धीरे धीरे पिघल रही है, तो उसका जो समुद्र है मतलब महासागर है उसमें जल स्तर की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो उसके पिघलने का जल स्तर वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना महासागरों में जल स्तर के सबसे मुख्य कारण है उसमें जल स्तर वृद्धि में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। पहला ऑप्शन है एस, दूसरा ऑप्शन है H2S, तीसरा ऑप्शन है HF6, चौथा ऑप्शन है SO2। तो जो SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ये हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। तो आप तालाब से मछली निकाल कर लाइए और किसी खुले जगह पर रख दीजिए। तालाब से मछली, जहाँ भी मछली मिलती हो आप लेकर आइए और रख दीजिए, उस सड़ जाए तो उससे क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। कितनी गंदगी हो जाती है, सब जगह एकदम स्मेल ही आने लगेगा। अब कोई जंतु है तो जंतु जो है वो भी अगर वातावरण में मर गया, उसे मिट्टी में नहीं दबाएगा तो उससे भी प्रदूषण ही होगा। सूर्य का प्रकाश, तो इससे हम प्रदूषण नहीं कम कर सकते हैं। हाँ, सूर्य का प्रकाश ऐसा कि अगर हम लोग कोई छेड़खानी ना करें तो प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन हम जो प्रदूषण है उससे सूर्य के प्रकाश से कम नहीं कर सकते। तो वृक्ष जो है इसके द्वारा हम वृक्ष लगाकर क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस इसे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो
पहला ऑप्शन है आयन मंडल, दूसरा ऑप्शन है ओजोन स्तर, तीसरा ऑप्शन है क्षोभ मंडल, चौथा ऑप्शन है हमारा चुंबक मंडल। तो जो ओजोन स्तर है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को कमेंट करके ये बताना कि ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित किया जाता है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, दूसरा ऑप्शन है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, तीसरा ऑप्शन है जंतुओं एवं मछलियों को, चौथा ऑप्शन है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा होता है और फौना होता है ये क्या है, पेड़ पौधे और जंतुओं की उपस्थिति को इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हम अगर फ्लोरा जो शब्द है ये अंग्रेजी का शब्द है, ये दो इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो वनस्पति जो मतलब एक विशेष जगह पर विशेष क्षेत्र में जो प्राकृतिक रूप से जो वनस्पतियों की जाति पाई जाती है, मतलब उसे क्या कहते हैं हम फ्लोरा कहते हैं। और फौना क्या है कि किसी जगह पर क्या हो कि बहुत ज़्यादा वो पाया जाए। तो इसका हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्लोरा से क्या होता है, पेड़ पौधे की उपस्थिति इंगित होती है और फैना से जंतुओं की। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल और मृदा। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालाब। ठीक, क्योंकि तालाब में जो होते हैं अजैव और जैव तत्वों के साथ साथ जीव जंतु तथा पेड़ पौधे की भी उपस्थिति होती है। वायु में ऐसा नहीं है ना, और केवल जल हम किसी बाल्टी में रखते तो भी नहीं है, उसमें मृदा में भी नहीं है। ठीक, कौन जीवीय कारक नहीं है, पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और परस्तर। परस्तर मतलब पत्थर होता, तो ये तीनों ही हमारे जीवीय कारक हैं, लेकिन जो परस्तर शब्द है ये हमारा जीवीय कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं जल मंडल में भी पाए जाते हैं, लेकिन जितना स्थल मंडल में पाया जाता है उतना जल मंडल में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं, जो मरे हुए जीव जंतुओं पर मतलब आश्रित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया गया पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन दिया गया डीकम्पोजर, तीसरा ऑप्शन दिया गया स्कैवेंजर और चौथा ऑप्शन दिया गया एमनियोर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, जो स्कैवेंजर होते हैं ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। ठीक, अब सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया, कभी कभी एलपीजी का पूछ लिया जाता। तो सीएनजी का जो संक्षिप्त रूप होगा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होगा, एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। इन तीनों में, चारों में से सबसे ज़्यादा किसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो होता हुआ स्थिति है जिसमें जो गैस पाई जाती है वो वायुमंडल में जमा होती रहती हैं और सूर्य से जो आने वाली किरण होती है वो क्या होती है, पुनः वापस नहीं जा पाती है। जब वायुमंडल में गैस जो होती है क्या होती है, अत्यधिक मतलब जो अवांछनीय गैस होती हैं वायुमंडल में परत दर परत जम जाती हैं, जिससे जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो वापस नहीं जा पाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सूर्य जो है, सूर्य द्वारा जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है यहीं बनी रहती है, इससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। मतलब पृथ्वी के तापमान में बढ़ाने में क्या करते हैं, वो जो सूर्य के द्वारा प्रकाश वापस नहीं जा पाया है तो पृथ्वी के ऊष्मा में मतलब तापमान को क्या करता है, बढ़ाता है। और इसी समय यही जो कारण है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, क्योंकि जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवीय जो प्रदेश वहाँ पर बर्फ़ पिघलेगी, महासागरों में जलस्तर वृद्धि होगी, जिससे क्या होगी, जो सुनामी और इन सब जो भी बाढ़ वगैरह आते हैं इन सब से क्या होगा, हम लोग का नुकसान होगा। गर्मी अत्यधिक पड़ेगी तो क्या होगा कि
हमारे लिए भी नुकसानदायक रहेगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी, वर्षा भी कम होगी, तो वर्षा नहीं होगी तो पानी की भी कमी आ जाएगी। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडल। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया, जो है लगभग, जो कितना है? मतलब इसमें ये पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जो है वो महासागर पाया जाता है। तो पृथ्वी के 3/4 भाग पर जलमंडल स्थित है। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा। 3/4 भाग पर, पृथ्वी के 3/4 भाग पर क्या स्थित है? तो महासागर स्थित है। स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइड में निपेक्षण होता है। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइड में किसका निपेक्षण होता है? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, या कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? निपेक्षण होता है। किस में होता है? तो स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइड में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो इन सभी चीज़ों से वायु प्रदूषण होता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ... का प्रयोग रोकता है। कागज़ के थैले, नायलॉन के थैले, प्लास्टिक के थैले, चमड़े के थैले। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ बहुत जगह मतलब प्लास्टिक बैन कर दिया गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। 2, 4, 10 दिन बंद रहता है, उसके बाद में फिर वही हाल है। हर जगह मिलती है पॉलीथीन। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग। तो हवा में जो हमारी मुख्य गैसें हैं कौन सी? 4 गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक, तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% है। ठीक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी जो मात्रा है वो कितनी है? 0.03%। और आर्गन कितना है? तो आर्गन की जो मात्रा है वो है 0.9 ऐसे कुछ करके है। आर्गन का मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो इसको अभी हम अगली वीडियो में बता देंगे आर्गन का, क्योंकि सही आंकड़ा मुझे नहीं याद आ रहा। 3 पॉइंट करके है या 0 पॉइंट कुछ ऐसे करके दिया गया है। ठीक, तो अगली वीडियो में हम बता देंगे इसमें, क्योंकि कुछ गलत नहीं बता सकते, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि हाँ कितने प्रतिशत पाया जाता है। ठीक, तो हमें इस कितने प्रतिशत? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और इसका साथ 0.97% है। कितना है? 0.97% आर्गन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 21%। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, और चौथा ऑप्शन है सभी, मतलब ये सभी। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, केल्विन। जो परम तापक्रम पैमाना जो है वो क्या है? केल्विन पैमाना होता है। परम ताप जो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल टी से सूचित करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जिस पौधे में क्लोरोफिल पाई जाएगी वहीं पर केवल प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, जंतुओं द्वारा तो होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा पहले ही गलत हो गया। सभी पौधों द्वारा नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसमें नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? पहला ऑप्शन है WWF, और दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है PETA, और चौथा ऑप्शन है UN। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, UN।
ठीक। यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है ये पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है। और WWF एवं पेटा जो है ये लुप्त प्राय जीवों एवं सामान्य जीवों संरक्षण का कार्य करती है। ठीक, आशा करती हूँ चारों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। क्योंकि कीटनाशक का प्रयोग हम लोग खेत वगैरह में करते हैं, तो खेत वगैरह में जब हम करेंगे तो जो बरसात होगी या हम सिंचाई करेंगे तो वो या तो जल जो रिसकर अंदर जाता है उसमें चला जाएगा, तो वहाँ नीचे जाकर मिल जाएगा कीटनाशक। या अगर बारिश हुई, कीटनाशक का छिड़काव खेत में किया जा चुका है, तो बारिश के पानी के साथ बहकर वो नदी, नाले, तालाब, सागर में मिल जाएगा, जिससे वो क्या होता है, हानि पहुंचाता है जल को। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, इसे हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, जब आप लोगों से पूछा गया था, क्या पूछा गया था रिएक्टर पैमाना वाला जो भूकंप मापने वाले, तो वहाँ हमने बताया था कि जो ध्वनि प्रदूषण का मापे जाने वाला यंत्र कौन सा है, तो डेसिबल है। ठीक, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है, कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आज हमने कितने क्वेश्चन किए, तो 30 क्वेश्चन हमने किए हैं पर्यावरण के। और इसके पहले हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाया, सुबह लगाया था, और ये करीब 9 या 8:30 बजे। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो जाकर वो भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, क्योंकि वो 2011 का प्रैक्टिस सेट था, जो हमारा 2011 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था। और ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, ये भी 2011 का ही, ये EVS का है 2011 का। और इससे पहले जो मैंने सुबह करवाया है प्रैक्टिस सेट, वो 2011 हिंदी का है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा या प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर उसे भी देख लें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे और ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक, तो और सभी को फ़ायदा हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि पता चलेगा कि जो हमारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ समझ में आया होगा। और आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी, आज मिलते हैं हम अगली क्लास में। धन्यवाद।